हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कि 28 फरवरी के एग्ज़ाम में आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते क्या बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्र राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। क्या बोल रहा है? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मगध एक भूत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिला सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे। इसके प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ी थी जो कि इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। आगे आगे बोल रहे हैं कि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदी के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदी में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण थी। तो ये था मगध साम्राज्य पर टिप्पणी। तो छोटा सा ये आंसर एकदम बहुत अच्छा आंसर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धि को समझाए। क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि को समझाए। टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर देखते क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक महानतम शासक था। क्या था? एक महानतम शासक था। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चला था। इन्होंने राजकुमारी कुबरेंगा से विवाह किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने ही गुप्त संबंध चलाया था। इसके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि को समझाए। तो ये था आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। तो देखते हैं इसका आंसर कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी राजा उन्हें अभिलेख में लिख देते थे। कहाँ पे लिखते थे? अभिलेख में। अभिलेख लिखने की शुरुआत अशोक ने की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसने की थी? अशोक ने की थी। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अशोक ने की थी। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि को समझाइए। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धि को समझाइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 198 ईसा पूर्व तक चला था। यह जैन धर्म का अनुयायी थे। कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की राजधानी की। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में हमें आगे देखते क्या बोले। इंडिका में हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की
मृत्यु 198 ईसा पूर्व शिलालेखन के द्वारा हो गई थी। इसके उपलब्धि को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इनकी प्रमुख उपलब्धियां थे। क्या विशाल साम्राज्य निर्माता थे। क्या थे? विशाल साम्राज्य निर्माता थे। इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी कि यह एक महान योद्धा थे। इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी कि यह लोक कल्याणकारी राजा थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा इस बार के एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। सुदर्शन झील एक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। यह झील गुजरात के गिरनार नगर स्थान पर स्थित है। यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। चूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जब यह झील टूट गया था तो इस स्कंदगुप्त नामक एक शासक ने इसकी मरम्मत की थी। किसने की थी? स्कंदगुप्त नामक शासक ने इसकी मरम्मत की थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? तो धर्म बोले या धर्म एक ही बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखते क्या बोल रहे हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे। क्या बनाए थे? कुछ सिद्धांत बनाए थे अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए। इस सिद्धांतों को अशोक का धम्म यानी धर्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का संक्षेप था। क्या था? संक्षेप था। धर्म की विशेषताएं देखते हैं। अशोक के धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी? पहला क्या था? सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था क्योंकि इसमें कभी अच्छे गुणों का समावेशन था। सभी अच्छे गुणों का समावेशन था जो सभी धर्मों में समान रूप से देखने को मिलता है। दूसरा था अहिंसा। अहिंसा अशोक के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म में न केवल मनुष्यों का वरना पशुओं की हत्या का भी निषेधन था। आगे देखते क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या था इसका कि सहिष्णुता अशोक के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। चौथा था नैतिकता। अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नैतिकता का पाया जाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? तो इसको आप ध्यानपूर्वक दोबारा रिपीट कर लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए थे? तो आइए देखते हैं क्या क्या कार्य किए थे अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आंसर देखते हैं। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थलों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रवती की यात्रा की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन स्वयं भी किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलालेखों, स्तंभों, गुफाओं पर खुदवाकर उसने अनेक वस्तु बनवाए। उसने बांध शिक्षाओं को आर्थिक सहायता दी। आगे देखते क्या बोले। बांध सहायताओं की आर्थिक शिक्षा दी। बांध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। लंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। कहाँ पे? श्रीलंका में। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का विश्व धर्म बना दिया। इस प्रकार अशोक ने अपने धर्म को विश्व धर्म बना दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखते इसका आंसर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। जब भी कभी
बारिश होती थी, नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने थे। बड़ी सड़कों से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण में काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में बलूचिस्तान और पूरब में बंगाल स्थित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लिखें। सिर्फ कारण को बोल रहा है तो कारण को ही लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे देख लेते हैं। क्या थे? बाढ़ थे, विदेशी आक्रमण, भूसंकलन थे, महामारी था और एक भूकंप थे। क्या थे? भूकंप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अलबरूनी की जीवनी को लिखे। तो इसका आंसर देखते क्या बोल रहा है कि अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़म में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़म में हुआ था। विद्वान थे। कौन थे? अलबरूनी एक विद्वान थे जिन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृति इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो वहाँ से अपने साथ कई विद्वानों को अफ़गानिस्तान ले गए और जब यह भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, अपने साथ अलबरूनी को भी भारत लाए। क्या बोल रहे हैं? अपने साथ भारत लाया। यह भारत में 1024 से लेकर 1030 तक रहे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ की स्त्री के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु 1040 को 75 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कितनी उम्र में हुए थे? 75 वर्ष की उम्र में थी। तो ये था अलबरूनी की जीवनी को लिखे। इसको आप ध्यान से दोबारा रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, टाइपिंग मिस्टेक है, नंबर आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इस जगह हो जाएगा 13। किताब उल हिंद क्या है? यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब भारत का खोज होता है। क्या होता है? भारत का खोज। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालें। इस पर इब्न बतूता की जीवनी पर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक एक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह इब्न बतूता अपने घर को छोड़ दिया था। यह खानाबदोश जाति के होने के कारण घुमक्कड़पन थी इनके खून में था। इन्होंने अपनी 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। कितनी की थी? 77,640 मील की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इसने अपने युग में सभी मुस्लिम देशों का यात्रा की थी। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की यात्रा भी की थी। इन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखा जिसमें हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आगे देखिए क्या बोला कि इन्होंने अपने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। भारत में 1336 ईस्वी से लेकर 347 का पता चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। क्या बोल रहा है कि सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जिसका
साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उसको सती होना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने किया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने क्या करवाया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का राइट सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते क्या बोल रहा है कि बाल विवाह से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्या बोल रहा है कि बाल विवाह से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शादी बचपन में ही करा दी जाती थी, जिससे बाल विवाह के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से बाल विवाह को भी समाप्त किया। वर्तमान समय भारत के कानूनी में भी बाल विवाह करवाना कानूनी अपराध माना जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में लड़की की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध माना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है कि इब्न बतूता भारत की यात्रा करने के लिए भारत आया तो राजस्थान के कुछ इलाकों में सती प्रथा प्रचलित था। जब इब्न बतूता एक औरत को सती होते हुए देखा तो वह बेहोश हो गया। उसने पता नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जब लोगों से पूछा तो उसको मालूम चला कि पति के मर जाने के बाद यह औरत को सती बनाया जा रहा है जिससे इब्न बतूता बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इब्न बतूता सती प्रथा के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। क्या था? बहुत ही गहरा संबंध था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगर इसको आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी पूछेगा। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।